Good morning to you all. Today we are going to start physics new chapter, that is work, energy and power. ठीक है बच्चों? What is work? If you are applying a force on an object and the object is unable to move, then the work is said to be zero. मतलब अगर कोई बच्चा say Satvik is applying some force on the wall and he has applied his maximum force, say 1000 न्यूटन का भी अगर उसने फोर्स अप्लाई कर दिया है और वॉल 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं की है, तो फिजिक्स की टर्म में ही इज डूइंग नो वर्क. ठीक है. अब पुली है on the railway station, you might have seen lots many pulleys. They used to put a very heavy weight on their head and moves from one place to another and demands for money. According to physics, we are uh, giving them money. That is wrong, because according to physics they are doing no work. It is very shocking, but in forward way you will come to know why we are saying that in that case also, in pulley case also, work is said to be zero. अब work is defined as the dot product of force and displacement. Force और displacement क्या होते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होते हैं. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो उसे कहते हैं वर्क. राइट. This dot plays a very important role. In order to remove this dot, we put a new term, that is cos theta. Cos theta क्या है? The theta line between force and displacement. अब in ninth class we would not study about cos theta, but this is very important. In 11th class you will come to know what is cos theta. It plays a very important role. Why? Because if either the force or displacement is zero, the work is zero. But if both force and displacement are not zero, मतलब दोनों में से एक भी जीरो नहीं है या दोनों ही जीरो नहीं है, मतलब फोर्स भी जीरो नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, तभी वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपका कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. मतलब फोर्स भी जीरो नहीं है, फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो. दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है. लेकिन कॉस थीटा अगर आपका जीरो हो गया, तब भी क्या हो जाएगा? वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा. ठीक है. अब देखो, this theta, as I told you, theta must be lying between force and displacement. तो cos theta अगर आपका थीटा की वैल्यू जीरो है तो cos जीरो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर. दिस यू हैव टू रिमेम्बर, दिस मच यू हैव टू रिमेम्बर. और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री. तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा? उस केस में भी आपका जो वर्क डन है वो जीरो हो जाता है. ठीक है. और 180 डिग्री अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? एंगल 180 डिग्री हो गया. तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो कॉस 180 डिग्री है वो किसके बराबर रहेगा? -1 के बराबर. तो वर्क डन उस केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है. दिस वी विल कम टू नो इन फॉरवर्ड लेक्चर. ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे इसे. नाउ हियर आई हैव रिटन 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ज. मतलब 1 जूल का मतलब क्या होगा बेटा? एसआई यूनिट जो वर्क डन की होती है वो होती है जूल्स या फिर न्यूटन मीटर. क्यों न्यूटन मीटर कैसे आई बेटा? हमने अभी पढ़ा वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है क्या? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर. ठीक है. और कॉस थीटा की कोई यूनिट ही नहीं होती क्योंकि ये तो थीटा है, तो इसकी मिला के क्या होगी? न्यूटन मीटर. ठीक है. तो ऐसा यूनिट वर्क की क्या है? न्यूटन मीटर. और जूल्स भी होती है. तो हाउ कैन आई डिफाइन 1 जूल? 1 joule of work is said to be done when 1 newton of force is being applied and the object displaces by 1 meter. ठीक है. Then if we are applying 1 newton of force and the object moves 1 meter of displacement, then 1 joule of work is said to be done. Next is 1 joule equals to 10 to the power 7 अर्ज. इसका क्या मतलब है? हमारे पास एसआई यूनिट जो होती है बच्चों, वो होती है किसमें? वो होती है आपकी एम के एस. ठीक है. एम के एस. एम के एस का मतलब क्या हुआ? एम के एस होता है बच्चों, एम इज मीटर, राइट? एम इज इन मीटर
K is in kilogram and S is in seconds. ठीक है बच्चों. अब R जो होता है वो होता है स्मॉल यूनिट, वो होता है CGS. CGS का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर. G is gram and S is in seconds. ठीक है. Now we want to convert MKS into CGS. तो यही रिलेशनशिप आपको मिल जाएगी 10 to the power 7 अर्ज की. कैसे मिलेगी? एग्जाम में आपका पूछा जाता है. सो आई एम डूइंग इट. अब देखो, हमें मालूम है वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन. S is what? S is displacement. Displacement is come in meters. Right बच्चों? मास की यूनिट क्या होगी बच्चों? मास होगा केजी में. Acceleration is meter per second square. And meter is in meter. So it will come as kg meter square per second square. ठीक है. अब now we want to convert in CGS. तो हमें मालूम है 1 kg equals to how much? 1 kg equals to 1000 of grams. So I can write 1000 of grams in place of 1 kg. 1 meter square will be 1 meter square will be how much? 1 meter square will be 10 to 100 into 100 centimeter square, and second per second square will remain per second square. ठीक है बच्चों. तो it will become 10 to the power how much? How many zeros are there? 3 4 5 6 7 7 zeros. So 10 to the power 7 arch. Fine. So it means 1 joule equals to 10 to the power 7 arch. This used to come in your exam. So आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं कि ये कैसे ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है. अब हम नाउ वी विल मूव टू फर्दर. अब दूसरा हमारा क्या होता है? डॉट वर्क जो होता है आपका बच्चों, वो होता है 3 टाइप्स का. नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो. नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, या पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो क्या मतलब होता है? वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अप्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन. कि आपका जो वर्क डन था वो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स Fs cos थीटा. फाइन. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर cos थीटा मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? दो पैरेलल लाइन के बीच में थीटा की वैल्यू हमेशा 0 होती है. और हमने देखा cos 0 equals to 1. तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव 1. तो Fs is positive. Now, if this is the car of Anushka is driving this car, and the engine of this car is applying a force in this direction, and the car is also moving with a displacement of S in the same direction. So, force and displacement are acting in the same direction. In this case, work is said to be positive. Say, this is a toy car of Ankit, right Ankit? This is toy car of yours, and you are holding this toy car with a thread in this direction, and because of this holding of the thread, Ankit is applying a force in this direction, and the toy car is moving in your right side. So angle line between F and S, force and displacement, is theta. If theta is less than 90 degree, then it is acute angle. ठीक है. In case of acute angle, the work is again said to be positive. Right? Cos theta is acute, then the work is said to be what? Positive. Fine. Now we will come toward the negative work done. How we are getting the negative work done? If the force and displacement are acting in opposite direction, then the work is said to be negative. Right? If Ankit is moving this car and the car is displacing along RHS right hand side, but the engine is also applying this force in the same direction, but as the car is moving on the road, some frictional force is being applied by the road in opposite direction to the force applied by the engine.
So the force, the direction of the frictional force and displacement is in opposite direction. If the displacement and force are acting in opposite direction, then the work is said to be negative, right? If this is a stone, we will take another example. This is a heavy stone, it is rolling down, and some person want to pull it up, but the weight of this stone is very high. So because of its weight, potential energy, gravitational pull, it will keep on displacing downward. So displacement is downward and force is being applied in this direction. The angle lying between force and displacement is greater than greater than 90 degree. It means this is obtuse angle. So if the angle lying between force and displacement is more than 90 obtuse angle, then the work is again said to be negative. Or we can take another example. Say if this is a ball and a person want to throw it upward. So the ball will move upward, but the gravitational pull will pull, because of the gravitational pull, the ball will have a force downward. So the angle line between displacement and force is how much? 180 degree, opposite direction. Displacement and force are in opposite, acting in opposite direction. So again, the work is said to be negative. Now we will move toward the condition where the work done is 0. In this case, the cos theta value here in negative case, cos theta value has to be how much? Has to be -1. It means theta must be 180 degree, right? That is coming. Matlab theta between force and displacement has to be 180 degree. As you can see, if it is acting in opposite direction, then the angle is 180 degree. Now, if theta is lying, theta between the force and displacement is 90 degree, then the work is said to be 0. कैसे? कि अगर say this is your earth and this is moon, है ना? ये हमारा moon है, ये earth है. Moon is revolving around the earth. ये तो पता ही है, इलेक्ट्रिकल पाथ में moon revolve कर रहा है अर्थ के चारों तरफ. तो because of the gravitational pull, the moon will have a force toward the earth, जो कि mg है gravitational pull की वजह से. तो ये क्या है? ये force है. As the moon is revolving around the earth, तो हर टेंजेंशियल पाथ पे ये डिस्प्लेसमेंट लेगा. डिस्प्लेसमेंट किस तरफ जाएगा? टेंजेंशियल पाथ पर. तो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होगा. तो जो एंगल होगा ग्रेविटेशनल पुल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो कितना होगा? 90 डिग्री. तो अगर 90 डिग्री हो जाता है, हमें मालूम है cos 90 की वैल्यू कितनी थी बेटा? cos 90 की वैल्यू थी 0. तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा उस केस में? वर्क डन हो जाएगा Fs cos 90. दैट इज, देखो फोर्स भी इसमें 0 नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है. स्टिल द वर्क डन इज कमिंग एज 0 because the angle lying between force and displacement is 90 degree. That comes to be 0. तो ये क्या हो गया? वर्क डन 0 हो गया. अब मैंने एक पोर्टर का एग्जांपल लिया था कुली का. ये कुली वेट कैरी कर रहा है अपने हेड पर. तो वेट कहाँ है? डाउनवर्ड ग्रेविटेशन पुल की वजह से. और ये कुली किस साइड चल रहा है? मूव कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में. तो एंगल बिटवीन कुली and angle between the force and the displacement is how much? 90 degree. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसने भी कोई काम नहीं किया. वी आर जस्ट वेस्टिंग मनी इन ऑर्डर टू पे फॉर द पुली. ठीक है, बट दिस इज इन ह्यूमैनिटी, है ना. चलो फिर हम बढ़ते हैं बेटा. एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क. मतलब कि किस क्या कैपेसिटी है किसी के काम करने की क्षमता. जैसे कि इफ आई से सुहानी इज मोर कैपेबल देन हिमांशी. क्या मतलब हुआ इसका? कि हिमांशी के अंदर ज्यादा एनर्जी है किसी भी काम करने की सुहानी के कंपैरिजन में. अब ये भी क्या है? एनर्जी इज अगेन अ पार्ट ऑफ वर्क. वर्क का ही तो एक टाइप है एनर्जी. तो इसका क्या, जो एसआई यूनिट आपकी वर्क डन की थी, वही एसआई यूनिट आपकी एनर्जी की है. अब एक चीज मैं पूछना भूल गई कि वर्क की जो वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क जो होगा बेटा वो होगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या आ रहा था? डॉट प्रोडक्ट आ रहा था. और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है?
दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, वो हमेशा स्केलर को डिफाइन करता है। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो, से ए एंड बी आर टू वेक्टर, और इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा डेट विल बी ए बी साइन थीटा। और ये जो साइन थीटा होता है ये हमेशा वेक्टर होता है। ठीक है बच्चों। और हमारे केस में क्या आ रहा था, हमारे केस में आ रहा था वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है वो स्केलर होता है। तो वर्क डन क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। और एनर्जी क्या है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, याद रखना है स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी भी वर्क की तरह ही। इस चैप्टर में तीनों टर्म्स, वर्क हो, एनर्जी हो, पावर हो, तीनों ही क्या होंगे, स्केलर। ऐसा यूनिट एनर्जी की भी क्या होगी, जूल की, क्योंकि ये कैपेसिटी है। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स की एनर्जी करोड़ों साल पहले जो थी वही एनर्जी आज भी यूनिवर्स में सेम एनर्जी है, ना उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है ना उसमें कुछ भी डिक्रीज हुआ है। मैम अगर ऐसा है तो व्हाई वी आर सपोज टू कंजर्व आवर एनर्जी, व्हाई वी हैव टू सेव आवर एनर्जी। अगर ऐसा एनर्जी खत्म ही नहीं होता हम सेव क्यों करते हैं, हम सेव इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा मनी और टाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सेव आवर मनी एंड टाइम वी यूज टू save energy, otherwise there is no cause of being said that energy is going to destroy or created, right? टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब आप छोटी क्लास से पढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी, जैसे मैं बोल रही हूँ, इफ आई एम स्पीकिंग यू आर गेटिंग इट, तो मेरी साउंड एनर्जी फिजिकल पैरामीटर किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। रिसीवर एंड पर क्या आपको भी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, साउंड सिस्टम में। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में साउंड, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से फिर से साउंड में कन्वर्ट हो रहा है। लाइट एनर्जी, व्हेन आई एम स्विचिंग ऑन द बल्ब, व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, लाइट में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता ही दिया। केमिकल एनर्जी, व्हेन वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो टाइप के आपके क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे भी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अब क्या है, सोलर एनर्जी जो सन से हमें मिल रही है, दैट इज सोलर एनर्जी। देन इज द मैकेनिकल एनर्जी एंड लॉट्स मेनी टाइप ऑफ एनर्जीज आर देयर। Now we will focus on our mechanical energy. Mechanical energy basically टू टाइप की होती है बच्चों, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जो मोशन की वजह से एनर्जी आई, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन करने की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी को आप क्या बोलते हो, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक energy. For example, if I consider an example, this is a bullet. ठीक है, बुलेट क्या बहुत छोटी सी होती है, it has got very small mass even, but it has got this that much of energy that it can penetrate your body or the block or even the wood. ठीक है, तो ये क्या पेनिट्रेट करते हुए आराम से निकल जाती है। तो इट मीन्स इतनी छोटी सी बुलेट में एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी उसमें आई व्हेन वी आर लोडिंग द बुलेट, गन को लोड करते हुए, बुलेट को लोड करते हुए गन के अंदर हम क्या करते हैं, खींचते हैं उसे पीछे की तरफ। व्हेन वी आर पुलिंग इट बैकवर्ड, तो उस टाइम पे हम इसमें क्या कर देते हैं, एनर्जी भर देते हैं। एंड दैट एनर्जी इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ विच इट कैन पेनिट्रेट द होल ऑफ द थिंग थ्रू विच इट इज पासिंग बाय। तो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ आ गई है, इसके अंदर बुलेट की क्या होगी, मास भी होगी, और जब बुलेट मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर, राइट, वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। देन कम्स द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पोजीशन की वजह से और उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी।
अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में देखते हैं कि होती क्या है काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो बुलेट है वो क्या कर जाती है, वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर देती है, राइट बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी को आपके एग्जाम में आता ही है काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ, ठीक है। हाउ वी आर गेटिंग हाफ एम वी स्क्वायर, वी विल डू द प्रूफ। अब हमें मालूम है बच्चों कि वर्क डन जो होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या मतलब है, एक होता है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, whatever energy we are providing to an object, whatever energy we are providing to an object get converted into the work done। जितनी भी एनर्जी किसी सिस्टम को हमने प्रोवाइड की वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में। उसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बच्चों। अब इसके अकॉर्डिंग हम अभी प्रूफ करते हैं कि जो मैंने बात बोली वो सच है या नहीं, कि जितनी मैंने एनर्जी प्रोवाइड कराई, चेंज इन एनर्जी दी, उतना ही वर्क हुआ या नहीं हुआ। तो देखते हैं, वी विल स्टार्ट विद आवर एलएचएस। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आरएचएस तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। अगर हम आरएचएस तक पहुंच गए देन आवर वर्क एनर्जी थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड। सो वर्क इज व्हाट बेटा, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट एज वी हैव सीन काइनेमेटिक इक्वेशन हमें मालूम है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v इक्वल्स टू u प्लस at एंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वी विल यूज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। इसमें हमारा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है बच्चों। अब इसमें से मैं s को क्या लिख सकती हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। दिस कैन बी रिटन, so I am replacing s with this. Now ma into v square minus u square equals to 2a, ठीक है बच्चों। a will cancel out, तो work done is coming as half m v square minus u square. If I open the bracket, I will get half m v square minus half m u square। अब बच्चों देखो इसमें, in this case what we are having, work done is coming as half of mv square माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। अब देखो v क्या होता है आपका बेटा, v होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है, तो इट मींस दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। और ये क्या है, u है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने एलएचएस से स्टार्ट किया था और पहुंचे कहाँ हम, आरएचएस पे। इट मींस वॉट एवर वी वर सेइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वो हमारी प्रूव हो गई कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग था कि जो भी हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई सिस्टम को, वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है आपके वर्क डन में। तो जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कराई थी वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, राइट। अब इनिशियली बुलेट में आपका, जब बुलेट गन के अंदर थी तब उसके इनिशियल मास क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो उस केस में ये 0 हो गई, तो सारा का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में, राइट, राइट बच्चों। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड आर पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये समझ आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब पोजीशन का अगर हम देखें, से दिस इज अ स्टोन लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो ये सोहन है, ये सोहन क्या करता है, सोहन बोलता है कि आई विल लिफ्ट दिस स्टोन अप, है ना। और इस स्टोन का पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अर्थ पे पड़ा हुआ है, मतलब ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी डाउनवर्ड लग रही होगी जो कि mg के बराबर होगी। तो सोहन को कितना फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा इसको लिफ्ट अप करने में, कम से कम F हैज टू बी
मच ग्रेटर देन mg, mg से तो थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए तभी ये लिफ्ट अप कर सकता है। तो इसने क्या किया, इसने ये थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कराया जो कि mg से ज्यादा था, और फोर्स अप्लाई कराने के बाद ही लिफ्टेड द बॉल और स्टोन अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ h। अब h तक वो लेकर आ गया, फिर बोलता है कि सभी लोग बोलते हैं दिस स्टोन हैज गॉट सम एनर्जी। यस, व्हाट डू यू थिंक बच्चों, क्या इसको एनर्जी मिलेगी? ऑफ कोर्स इसको एनर्जी मिलेगी। सोहन ने इसको एनर्जी प्रोवाइड करा दी। सोहन के दिमाग में शरारती पना सूझा, उसने बोला कि अगर मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी तो प्रूव करके दिखाओ। देन somebody suggested, okay, put your feet forward and just release the stone। और फिर देखो एनर्जी आई नहीं आई। what he did, he just released the stone and put his feet फॉरवर्ड, और फीट फॉरवर्ड करने के बाद जैसे उसने रिलीज किया तो एकदम से क्या वो स्टोन उसके पैर पे जाके गिरा और उसको चोट लगी। तब उसको पता चला यस ऑफ कोर्स द स्टोन हैज गेन सम एनर्जी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय मी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हुई जो कि पोजीशन की वजह से इस mg तो थी उसके अंदर, mg से थोड़ी सी एनर्जी उसने प्रोवाइड कराई, किससे? फोर्स से, और एक लिफ्ट अप किया हाइट तक। तो mgh जो इसका पोटेंशियल एनर्जी बन गई। mg क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से थी, और h की वजह से भी क्योंकि उसने लिफ्ट अप कराया, तो h पैरामीटर तक जो उसने लिफ्ट अप कराया था इतनी एनर्जी उसको लगानी पड़ी। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये हुआ पोजीशन की वजह से। अब आप बोलेंगे मैडम पोजीशन का तो हमें समझ आ गया, कॉन्फ़िगरेशन का क्या चक्कर है? कॉन्फ़िगरेशन का बेटा ये चक्कर है कि से दिस इज अ स्प्रिंग, राइट, एंड दिस स्प्रिंग इज बीइंग पुल्ड बाय सम पर्सन। इतना इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का, से S1। ठीक है, स्वाति ने ये स्प्रिंग बांधी और देखा कि यहाँ तक ये जा रही है। ठीक है, वॉल से इसने टैग किया। फिर क्या किया, स्वाति ने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया F, और फोर्स अप्लाई करने के साथ ही इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम हो गया। इतना फोर्स अप्लाई किया कि डिस्प्लेसमेंट उसका कम हो जाए। अब उसने देखा स्वाति ने कि क्या इसको मेरे फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ एनर्जी आई या नहीं। ऑफ कोर्स दिस स्प्रिंग विल गेन सम एनर्जी। हाउ कम? जब स्वाति इसके पास गई और इसने जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा न्यू डिस्प्लेसमेंट पे, तो स्वाति के फेस पे बहुत तेज से क्या लगी? चोट लगी। तो वो चोट बताती है द स्प्रिंग हैज गॉट energy because of the application of the force applied by Swati, and because of the force Swati also has given some displacement। तो इस फोर्स ने क्या कॉज किया? डिस्प्लेसमेंट कॉज किया, और इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कॉज होने की वजह से क्या हो गया? वर्क डन कंप्लीट हो गया। तो ये तो था वर्क डन की डेफिनेशन कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इफ डिस्प्लेसमेंट इज देयर देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो वर्क यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वर्क डन होना। अगेन इट विल हैव mgh एज द वर्क डन। फिर बच्चों आपका आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द टोटल एनर्जी ओवर द सिस्टम थ्रू द जर्नी हैज टू बी इक्वल। कि पूरी जर्नी में इसके ऊपर जितना काम होगा, इस सिस्टम के ऊपर जितना काम होगा, वो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। टोटल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये आपका एक स्टोन है। इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी एज 0, फाइन, सम इनिशियल वेलोसिटी एज 0। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट ए? देखते हैं। ठीक है, ए पर क्या एनर्जी होगी? ए पर एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ए पर क्या हुई बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ए पर हुई mgh। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हुई बच्चों? दैट विल बी हाफ mva स्क्वायर। यही हुई। अब देखिए यहाँ पर आपका va क्या है? इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस पर? 0। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ये फैक्टर, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है, वो तो स्टेशनरी पोजीशन पे है। जो वो मूव ही नहीं कर रहा है
तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो दिस फैक्टर विल बी जीरो। इफ दिस इज जीरो तो ओवरऑल फैक्टर क्या हो गया, जीरो। तो टी ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, टी ए की वैल्यू हो गई एम जी एच। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं टी बी पर, मतलब बी पॉइंट पर इसकी एनर्जी क्या होगी, देखते हैं क्या होगी। नाउ टी बी वी विल कैलकुलेट दिस इन द सेम फैशन। बी मीन्स हम यहाँ पर पहुंच गए। अब इस पोजीशन पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी बी पर क्या होगी बच्चों, डेट विल बी एम जी। अब देखो ये क्या एच रहा यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्स, एक्स डिस्टेंस ही हुआ ना बच्चों। तो दिस इज एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये हुआ वी बी स्क्वायर। अब देखो वी बी स्क्वायर को हम निकाल लेते हैं, हमें मालूम है वी नो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी, क्योंकि यहाँ तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टू जी, डिस्टेंस क्या होगा बच्चों यहाँ पर, टू जी एक्स, एक्स डिस्टेंस कवर किया उसने, है ना, एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था, तो दिस विल बी जीरो। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एक्स। कोई दिक्कत, इन प्लेस ऑफ वी बी स्क्वायर कैन आई राइट हेयर एज टू जी एक्स। और देखो आपके अगर ऊपर से आप मूव करा रहे हो तो डिस्टेंस आपका ये जो चल रहा है नीचे की तरफ वो एक्स चल रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आप कहाँ से देखोगे, नीचे से देखोगे। तो इट विल बी रादर देन एक्स इट विल बी एच माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो आप नीचे से देख रहे हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप ऊपर से देख रहे हो, क्यों, क्योंकि ऊपर से मूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी एम जी एच माइनस एम जी एक्स। कोई दिक्कत इसमें, और ये प्लस हाफ v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वी बी स्क्वायर विल बी टू जी एक्स। अब देखो टू टू विल कैंसिल आउट, इट विल बी एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ एम जी एच। ठीक है, टीबी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एम जी एच। नाउ वी विल सी टुवर्ड द टीसी। अब टीसी को देख लेते हैं, टीसी में मतलब टीसी पॉइंट पर आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए टीसी पर। टीसी के लिए हम फिर से वही करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट वो काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब पोटेंशियल एनर्जी एट सी, आप देखिए यहाँ पर एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो एम जी इंटू जीरो। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होगी, दैट विल बी हाफ एम वी सी स्क्वायर। ये हुई, अब ये तो जीरो ही हो गया फैक्टर। अब इसमें वी सी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम आपका क्या था यहाँ पर, हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, एच हाइट कवर कर लिया ऊपर से नीचे तक। अब ये तो जीरो ही है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो आपकी वी वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, टू जी एच। तो टी सी की वैल्यू बच्चों आ गई हाफ एम टू जी एच। ठीक है, तो टू टू विल कैंसिल आउट, वी आर हैविंग एम जी एच। तो इट मीन्स फाइनली टी ए इज कमिंग एज एम जी एच। ठीक है बच्चों, एम जी एच, टी बी is coming as mgh and tc is also coming as mgh. This proves that at every point a, b and c we are getting same value of total energy. ठीक है, हर मतलब हर पॉइंट पे हमारी टोटल एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलती है कि थ्रू आउट द जर्नी द total energy of the system
will remain constant. ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया और ये आपका 3 मार्क्स में एग्जाम में आता ही आता है. सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा. एक और चीज इस पे ध्यान दीजिए. At A point, you will observe that at A point, your potential energy is maximum while kinetic energy is 0. ठीक है, तो A point पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है. और काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? 0. काइनेटिक एनर्जी इज 0. ठीक है, अब आप बी पे देखिए, सी पे देखिए जरा. सी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? 0. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? मैक्सिमम. तो जहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर? अब इसमें हमारा एक और चीज है, पावर. पावर क्या होती है बच्चों? पावर is the capacity to do. Power is work done per unit time. Per unit time. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलती हूँ राधिका एंड अनुष्का, I am giving them both of them the same task, but Anushka is able to complete the task in short time compared to Anushka. So who is the more efficient? Obviously जिसने जल्दी काम कर दिया होगा वो ये efficient होगा. सेम टास्क का काम जो जल्दी कर देता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है. तो पावर बेसिकली क्या बताती है? हमें किसी भी चीज की एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है पावर. अब पावर क्या हुआ? पावर की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? वॉट. ठीक है, वॉट होती है एसआई यूनिट पावर की. नाउ अब देखो, इसको हम वी कैन ऑल्सो से वर्क की जो एनर्जी थी, वर्क की जो एसआई यूनिट थी, दैट वाज जूल्स. और टाइम की जो एसआई यूनिट है वो क्या है बच्चों? सेकेंड्स. ठीक है, तो आपकी पावर की जो यूनिट बनी दैट विल बी वॉट, joules, joules per second. Even in a, or I can say watt into second will give you joules. Watt capital W per watt second will give you joules. Means 1 joule equals to 1 joule can be defined as 1 watt of power applied for 1 second. ठीक है, then it is 1 joule of work is said to be done when 1 watt of power is consumed for 1 second. ठीक है बच्चों, अब एक और यूनिट इसकी हो सकती है बच्चों, वो क्या हो सकती है? that will be, अब हमें मालूम है वर्क डन की जो यूनिट होती है that will be, हमें पता चला अभी पावर equals to work upon time, right? Work is nothing but force into displacement अपॉन टाइम. अब हमें मालूम है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक और चीज होती है दैट इज वेलोसिटी. तो पावर की एक और यूनिट आ गई, फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है, अब कमर्शियल यूनिट, ये तो छोटी यूनिट हुई हमारी पावर की. वॉट. कमर्शियल यूनिट मतलब जैसे मोटर है या मशीन्स हैं, उनमें वॉट छोटी यूनिट है, तो उसमें मेजर करने के लिए हम पावर के लिए एक बड़ी यूनिट लिखते हैं. उसका होता है के डब्ल्यू एच, किलो वॉट आर. ठीक है, के डब्ल्यू एच. के डब्ल्यू एच क्या हुआ? किलो वॉट आर. अगर मैं पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या मिलता है मुझे? वर्क. तो दिस इज नथिंग बट वर्क. ठीक है, किलो वॉट आवर इज वर्क. अब क्या हुआ इसका क्या मतलब हुआ? इसमें हम निकाल सकते हैं वर्क की ऐसे यूनिट क्या थी बच्चों? जूल्स. तो 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच के डब्ल्यू एच? हाउ मच के डब्ल्यू एच इक्वल्स टू 1 जूल. ये हम निकाल लेते हैं. इसमें क्या है? किलो का मतलब कितना हो गया? किलो का मतलब हो गया 1000. 1000 वॉट. 1000 वॉट. आर का मतलब सेकेंड्स में, क्योंकि जूल हमारे किस में था बच्चों?
जूल था हमारा न्यूटन मीटर में या फिर सेकेंड्स में, है ना। अब हमारा क्या आ जाएगा ये, वॉट इनटू सेकेंड, सेकेंड आर को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 आर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 10 टू 3, 3 3 जा 6 तो 36, 3 3 जा 36 तो 36 into 10 to the power, how many zeros are there, 3 4 5, 5 watt second. So ye I can further write it as 3.6 10 to the power 6 watt second, 3 to the power 3.6 10 to the power 6 watt second। ठीक है, तो ये किसके बराबर आता जा रहा है, ये आ गया आपका 1 kWh, 1 kWh equals to 3.6 10 to the power 6 watt second। watt second क्या था बच्चों, पावर, watt into second is work। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, आई कैन फर्दर राइट इट, हमने क्या निकाला है ये जू kWh निकाला है और इसमें हम जूल्स की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज व्हाट, दिस कैन बी रिटर्न एज 1 joule, 1 joule equals to 3.6 10 to the power 6, 3.6 10 to the power 6 watt second है, 1 kWh equals to this much of watt second, watt second is what, joules। ठीक है, equals to joules, 1 kWh equals to कितना, joules। ठीक है बच्चों, 1 kWh equals to this much of joules। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी, और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज आप सेंड कीजिएगा, एंड आई विल क्लियर दोज पर्टिकुलर डाउट्स। और हम अब एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोगों को। तो नाउ आई एम ओके, बाय फॉर नाउ। स्टॉप नहीं हो रहा है।